गुलिस्तान जौहर से मीर रज़ा की डेड बॉडी मिलती है और उसका DNA किया जाता है। अब DNA की तस्दीक हो गई है, अब मज़ीद रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं। मकतूल का DNA वालिदैन से मैच कर गया। वालिदैन तो पहले ही दिन से कह रहे थे कि हमारा बेटा है। बीच में कहीं से ये भी मुगालता हुआ था कि जी पहले पता किया जाए कि ये बॉडी किसकी है, क्योंकि उस बच्चे का चेहरा जो है वो पहचान के काबिल नहीं था, उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल रहे थे। जाए वक़ुआ पर जो गमले रखे वहाँ पर खून के निशान भी मिले, तो DNA का जो सैंपल से नमूने थे वो भी उससे मैच कर गए हैं। मीर रज़ा के खून के नमूनों में बेहोश करने वाली दवा के असरात भी पाए गए हैं। अब मेडिकल बोर्ड ने सिंध पुलिस को रिपोर्ट भेज दी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है इसकी तहकीकाती कमेटी भी इसको गौर करेगी। और गन पाउडर तज्जिए में साबित हुआ कि गोली कमर में मारी गई। शुरू से ही कहा जा रहा था जी सीने पर गोली लगी है और उसका एग्जिट पॉइंट जो है वो कमर है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि गन पाउडर कहाँ से मिला है। और साथ ही तज्जिए साबित हुआ है कि शर्ट के कुछ हिस्सों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक का तेज़ाब भी मिला है। तो उसकी बॉडी को नाकाबिल शनाख्त करने के लिए एक अपेरेंटली ये लगता है कि उस पर तेज़ाब भी फेंका गया। अच्छा, ये सब हकायक, ये सब इंकशाफात कब हो रहे हैं? दूसरी रिपोर्ट में। दूसरी रिपोर्ट कब बनी? कि जब दूसरी दफ़ा कबर कुशाई की गई, मतलब एक दफ़ा दफनाया गया मीर रज़ा को, उसके बाद फिर उसकी कबर कुशाई हुई, फिर दोबारा से सारा प्रोसेस हुआ और उसके बाद अब ये रिपोर्ट में सारे इंकशाफात किए गए। जो दूसरी रिपोर्ट है वो पहली रिपोर्ट के बरअक्स है। और आप सोचें कि वो दुख, वो तकलीफ़ जिससे मीर रज़ा की फ़ैमिली गुजरी होगी, वालिदैन गुजरे होंगे, दोस्त गुजरे होंगे, अज़ीज़ व अक़ारिब गुजरे होंगे, हम उसको बयान नहीं कर सकते। ये हाई प्रोफाइल केस है इस वक्त कराची का, और इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस की रिवायती सुस्ती, क्राइम सीन से मिलने वाले खौल का फोरेंसिक ताहाल ना हो सका। हमने आपको रिपोर्ट किया था आज से गालिबन 5-6 दिन कबल कि उस जाए वक़ुआ से एक खौल बरामद हुआ है जो कि एक 30 बोर पिस्तौल का है। उस खौल की अभी तक फोरेंसिक नहीं हो पाया। खौल 5 रोज़ पहले मिला था। गोली किस पिस्तौल से फायर हुई पता नहीं चल सका। मीर रज़ा कत्ल केस की नई तहकीकाती टीम ने गुलिस्तान जौहर में लाश मिलने के मकाम का दौरा किया। SSP अली रज़ा ने लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी मुलाजिम से सवाल पूछे, फिर जाए वक़ुआ और अतराफ़ का जायज़ा लिया, तस्वीरें भी ली, मशकूक गेस्ट हाउस की गली में भी जायज़ा लिया, करीबी CCTV कैमरों का मुशाहिदा किया। टीम के साथ मीर रज़ा के वालिदैन भी मौजूद थे और मीर रज़ा के वालिद ने नई टीम की तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। अच्छा, अब ज़ाहिर है जो डिटेल आ रही है, कल जिब्रान की तरफ से जो वकील हैं मीर रज़ा के, उनकी फ़ैमिली के, उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स शेयर की। उन्होंने कहा मीर रज़ा को तेज़ाब से नहलाया गया, इसलिए लाश ख़राब हुई। अगवाकारों ने मीर रज़ा को 12 घंटे अपने पास रखा और 12 घंटे उस पर शदीद तशद्दुद किया गया। वकील जिब्रान नासिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मीर रज़ा शहीद है, कोई वज़ीर उसकी रिपोर्ट पर बात ना करे वरना उससे इस्तीफ़ा मांगा जाएगा। मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन ने कहा मीर रज़ा के दोस्तों को धमकियां दी गई हैं कि रज़ा के घर वालों से बात नहीं करना है, घर के पास या एहतजाज में नज़र भी नहीं आना है। हमें DVR से मनपसंद वीडियोस निकाल कर दिखाई गई। 10 रोज़ से मांग रहे हैं। DVR SSP समीउल्लाह की गाड़ी में है। उन्होंने ये भी कहा कि SSP समीउल्लाह जो वॉच थी, एप्पल वॉच थी रज़ा की, वो अपनी जेब में लेकर 8 रोज़ से घूम रहे थे। तो ये बड़े अहम शवाहिद हैं। इस पर बहुत सारे सवालात हैं जो पुलिस की कारकर्दगी से मुताल्लिक हैं कि पुलिस को तो ये तमाम तर क्राइम सीन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, किस वक्त क्या एक्शन लेना है, बॉडी किस हालत में मिली है तो उसका पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है या उसके लिए पूरा एक मेडिकल बोर्ड बनना ज़रूरी है। आजकल जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो या फिर आपके पास कोई ऐसे वॉच हो, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसमें से शवाहिद हासिल करना कितने ज़रूरी है। लेकिन इस केस में शुरू से ही बहुत से लूप होल्स थे, चाहे वो MLO की रिपोर्ट हो, चाहे वो फोरेंसिक के हवाले से हो, चाहे वो क्राइम सीन के हवाले से हो, बहुत से लूप होल्स थे। और वो लूप होल्स क्यों थे, उनको किस तरह से कवर किया जा सकता था, सिंध पुलिस किस तरह से अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, इस बारे में बात करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक सरबराह CTD इंटेलिजेंस विंग राजा उमर खताब साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर सबसे प्लीज़ उमर खताब साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, ज़ाहिर आपका इतना तवील एक्सपीरियंस है कराची में और ज़ाहिर इस सारे क्राइम्स और इसका पुलिसिंग में सब चीज़ों का, हम ये देखते हैं कराची में एक ट्रेंड बना हुआ है, अनस्पोकन कुछ रूल्स हैं कि यहाँ जो भी बॉडी मिलती है वो उठाना, उस बॉडी को मुंतकिल करना मॉर्चरी तक, वो ज़िम्मेदारी किसकी है? रज़ाकारों की। फलाही इदारों की रज़ाकार हैं, उनकी एम्बुलेंस है, वो पहुँच जाती हैं और फिर उसके बाद वो एक नाकाबिल शनाख्त नामालूम लाश के तौर पे सामने आती है।
मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसा कोऑर्डिनेटेड सिस्टम क्यों नहीं है या कोई ऐसी एसओपीज़ क्यों नहीं है जो ये बताएं कि जी एक बॉडी मिली है, अब पुलिस ने आगे आके कार्रवाई करनी। वैसे एसओपीज़ हैं क्या इस हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। इसमें जो आपने पॉइंट आउट किया बड़ा इशू है, ख़ास तौर पे क्राइम सीन के हवाले से मैं बात करूँगी। इस केस से हट के मैं बात करना चाहूँगा फ़िलहाल कि क्राइम सीन का ये सिचुएशन है, कभी ब्लास्ट भी हो जाए तो हमसे ज़्यादा यानी ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या तफ्तीशी इदारे हैं उनसे ज़्यादा लोग जो उनसे ना वो उसके अंदर घूम रहे होते हैं और ऐसी चीज़ों को उठा रहे होते हैं जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं होता और एविडेंस का बड़ा गर्क होता है। और ये आज से नहीं हो रहा, ये जब से मैं सर्विस में आऊँ मैं देख रहा हूँ। लेकिन एक इम्प्रूवमेंट हुई कि अब जब कोई बड़ा वाक़या होता है उसके एक कॉर्डन ऑफ उसको कर लिया जाता है, मतलब एक पट्टी लगा देते हैं। तो कम से कम मीडिया जो है, मैं ये नहीं कि मीडिया बैठूँ इसलिए बात करूँ, वो उससे बाहर होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा लोग ये वेलफेयर वाले या दूसरी जो NGOs वगैरह हैं उनके लोग जो हैं वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि इनकाउंटर हुआ, इतला मिली दो मुख्तलिफ एम्बुलेंस सर्विसेज को, तो उन्होंने आपस में झगड़ा शुरू कर दिया। उनका ये सीन होता है कि सबसे पहले जो चादर डाल देगा ऊपर ये डेड बॉडी उसकी है, तो कैमरे भी उसी को फोकस करते हैं। SOP ये है कि जब भी कोई वाक़या इस तरह का हो जाए, चलिए जिस तरह इस बच्चे की शहादत हुई है, तो पुलिस का काम था कि उसको कॉर्डन ऑफ करना, उसके बाद उसकी जितनी भी फुटेज उस वक्त जिस सूरत हाल में वो था उसको लेना और कॉर्डन ऑफ इस तरह करना है उसके आसपास की यानी जो भी चीज़ें थी उन सबको कब्जे में लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की रूटीन बनी है कि जी एक लाश मिली है, इतला मिली है, एम्बुलेंस पहुंच गई है, पुलिस वाला पहुंच गया, उसने डेड बॉडी को जो भी छोटी मोटी कार्रवाई करके MLO के पास पहुँचा दिया। तो जो पुलिस का हाल है वही MLO साहब का भी हाल है वहाँ पर। यूजुअली रज़ाकार पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं डेड बॉडी उठाने से पहले? हाँ नहीं, वैसे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सिचुएशन होती हैं। जिस तरह कोई हीरोइनची या कोई नशा वाला मर जाए तो उसके लिए तो शायद वो इतना नहीं करते, लेकिन इस तरह की चीज़ों में पुलिस की मौजूदगी होती है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ना कि जब वहाँ से डेड बॉडी उठ जाती है और फिर MLO के पास चली जाती है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको उसको नोट करना चाहिए, यानी कि एविडेंस तो ये कहती है कि उस क्राइम सीन के अंदर जो भी चीज़ है उसको आपको अलग अलग सील करना है। इवन अगर सिगरेट भी है या सिगरेट का पैकेट भी पड़ा हुआ है, ब्लड और बाकी चीज़ें तो बहुत अहम चीज़ें हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कोई चीज़ जो समझते हैं आपको कब्जे में लेनी चाहिए वो पुलिस को लेनी चाहिए, ताकि बाद में फॉरेंसिक में या केमिकल एग्जामिनेशन में उसका फ़ायदा हो सके। अच्छा सर, मेरे जहन में दो सवाल आते हैं। पहला तो ये कि जब बॉडी को रिट्रीव किया जाता है, रज़ाकार ले जाते हैं, जाके उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। दूसरा सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है और वो ये है कि वंस जो आपका क्राइम सीन है वहाँ से आप प्राइमरी सब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लें, निकाल लें, आप वहाँ से उसको मॉर्चरी ले जाएँ, रज़ाकार उठा के ले जाएँ, फिर आप लोगों के लिए कितना मसला होता है, वो क्राइम सीन कितना इफेक्ट होता है? देखिए क्राइम सीन को तो मैंने कहा ना कि सबसे पहली जिम्मेदारी तो उस अफसर की है जो वहाँ पहुँचा। अच्छा। इस केस में भी यही गड़बड़ हुई है कि जो भी वहाँ पर पहुँचा है उसने इस केस को उस तरीके से नहीं देखा पुलिस वाले ने कि ये है क्या। उसके बाद वो डेड बॉडी चंद पिक्चर्स ली गई हैं, बाकी उसकी वीडियो हो सकता हो किसी के पास प्रॉपर जो एक पुलिस अफसर को बनानी चाहिए। जब हॉस्पिटल ले गया तो वहाँ पर भी MLO साहब मौजूद थे। MLO साहब ने भी उसको ऑर्डनरी सा लेके देखें कितना बड़ा फॉल्ट था, यानी एक इशू के एंट्री और एग्जिट का जो जख्म है उसी पे पूरा केस घूम गया। बिल्कुल। दो राय पाई जा रही थी कि ये कैसे खुदकशी है, दूसरे कह रहे हैं जी मर्डर मतलब है। पहली रिपोर्ट कुछ और कह रही है, दूसरे कुछ और। खताब साहब ये बताइएगा, ये पोस्टमार्टम करवाना किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस की। देखें ऐसा होता है कि जब डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंच जाती है तो वहाँ फिर पुलिस अफसर भी एक जाता है और MLO के साथ ही खड़ा होता है। इन दोनों की जिम्मेदारी होती है, खास तौर पर उस वक्त तो ज़रा अपने तय तो उन्होंने करा दिया था नहीं, पोस्टमार्टम। ऐसा कुछ भी नहीं है। MLO साहब जो हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं, पुलिस वाला एक कागजी कार्रवाई करता है, उसके बाद डॉक्टर की जो रिपोर्ट होती है फिर उस पर पुलिस डिपेंड करती है कि ये एग्जिट और इसकी जो भी इसका वो ज़ख्म की तफसीलात बताएगा वो पूरी रिपोर्ट में लिखी होती हैं, उसी के बुनियाद पे वो फिर अपना बयान जारी करता है, अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाता है। अगर आप इस केस को देख रहे होते हैं इनिशियली, तो आपके ख्याल में कहाँ किस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया, कोताहियाँ शुरू कहाँ से हुई हैं? मैं सबसे पहले कोताही तो शुरू हुई है क्राइम सीन से कि क्राइम सीन के ऊपर जो एक एविडेंस कलेक्ट करने का हमारा तरीकाकार है या जो है वो उसको ऑर्डनरी लिया गया। जो भी चीज़ आप लेते हैं क्राइम सीन से उसको आपको रिकॉर्ड पे लाना चाहिए, उसको आपको रिटर्न में लेके आना चाहिए। फिर इस तरह डेड बॉडी जब शिफ्ट करते हैं आप तो हॉस्पिटल में जाके आप बाकायदा एक परफॉर्मा है हमारा जिसको वो फिल करते हैं जो डॉक्टर की मौजूदगी में होता है। फिर डॉक्टर की जो रिपोर्ट होती है वो फिर हम उस सारी इन्वेस्टिगेशन उस बेस पे चलती है आगे कि ये जो है इसको ज़ख्म थे बॉडी पे, कोई फ्रैक्चर था, कोई इसके गन शॉट की वजह से डेथ हुई है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, यही इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके चलती है। लेकिन इसमें मैं समझ जहाँ पुलिस की इतनी कोताही है उतनी ही MLO की भी कोताही है। बिल्कुल है। लेकिन फर्दर आगे जब जाते हैं तो इसमें जो एविडेंसेस हैं, मिसाल के तौर पर इसमें कुछ डिजिटल एविडेंस का इशू आ रहा है। डिजिटल एविडेंस CCTV फुटेज हो, मोबाइल फ़ोन हो या कोई भी हो, वो एक एक्सपर्ट जो है ना सिर्फ उसका एनालाइज कर सकता है। हम उसमें क्या करते थे कि अगर DVR मिल गया तो उसकी हम एक कॉपी करते थे
और ओरिजिनल DVR जो है वो भेजा जाता है एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा। क्योंकि उसी से पता चलता है, जब तक कि आपके पास ओरिजिनल डिवाइस ना हो जिसमें रिकॉर्डिंग हुई है, अच्छा, तो आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं मिलती। ठीक है। उसमें ये दिखाया जाता है इसमें कहीं क्या कहते हैं उसको, कट पेस्ट तो नहीं किया हुआ, अच्छा, तो वो बाकायदा उसका होता है, इसमें टाइम लगता है। अब जिस तरह इस केस को एक हाई पावर टीम ने उठाया है, इतनी बड़ी टीम बनी है इंशाल्लाह, तो मुझे उम्मीद है कि वो इन तमाम चीज़ों को देखेगी। इस तस्वीर में मैंने एक अहम बात देखी है जो शायद उस वक्त MLO साहब ने भी इग्नोर की हो, या उससे मैं सही असेस नहीं करा। उनका जो उल्टा हाथ है ना, अगर आप देखें तो उनका वो मुट्ठी बहुत ज़ोर से बंद है, और उसके अंदर या ऊपर देखें तो घास, जो ग्रास था ना वहाँ पर लगा हुआ, वो लगा। उसको देखना ज़रूरी है कि ये ग्रास उसी जगह की है अच्छा, या क्या है। उसके अंदर मुझे लग रहा है कि उसके अंदर भी है, बाहर तो लगे हुए हैं, लेकिन उसकी मुट्ठी के अंदर भी जिस तरह बंदा, वो रेजिस्टेंस कर रहे थे। जिस तरह बंदा खुदा न खासा गिरता है, तकलीफ में होता है, तो वो कुछ चीज़ पकड़ने की कोशिश करता है, माइट भी। तो ये चीज़ें सारी एग्जामिन करनी है। सर क्राइम सीन से हॉलिस्टर मिलता है और उसके 4-5-6 दिन बाद खौल भी मिल जाता है गोली का। ठीक है, ये कितने मेजर एविडेंसेस हैं? देखें एविडेंसेस दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे जो एमटीज मिला है। लेकिन ये जो बात करें 4 से 5 दिन बाद, जिस तरह शूज़ की क्राइम सीन के साथ मिस हैंडलिंग की गई है ना, तो ये मुमकिन है, ये मैं कहता हूँ काफ़ी हद तक मुमकिन है कि ये प्लॉट कर दिया गया। नहीं, ये खोल ओरिजिनल हो, अच्छा, क्योंकि पहले किसी ने इतनी इम्यूनिटी देखा ही नहीं जाके। क्राइम सीन यूनिट तो पहली दफ़ा गया ही नहीं। क्राइम सीन यूनिट से भी ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग वहाँ मौजूद हैं, जो पुलिस वाले हैं। तो अगर तो ये 5 दिन बाद भी मिला, ज़ाहिर है वो वीक तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये मुमकिन तौर पे हो सकता है। और दूसरा उसका जो पिस्टल का कवर मिलना, या जिसके अंदर पिस्टल था वो, लेकिन वेपन का ना मिलना। लेकिन 2 चीज़ें तो उस पिस्टल से रिलेटेड आपको मिल गई, एक चीज़ नहीं मिल रही, तो उसको मज़ीद डिग करने की ज़रूरत है कि क्या कुछ और डिस्टेंस पे जाते हुए अगर किसी ने, जिसने भी इसको मारा है उसने दूर फेंक दिया है, वो वहाँ भी फेंक के जा सकता था, उसने दूर फेंका है या कुछ है। हमें इसको थोड़ा रेडियस का, हमें इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपके उस हॉल का फोरेंसिक नहीं हो सका अभी तक, नहीं, इतना ही टाइम लगता है। मैं उस पर भी आता हूँ। आपके रिपोर्टर हैं नज़ीर शाह ने बहुत अच्छी कल एक बात की थी। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जब आप एक वेपन मार्केट से ख़रीदते हैं तो उसके 2 एमटीज ना फोरेंसिक में जमा कराते हैं। अब ज़ाहिर है वो हमारा जो इक्विपमेंट है वो ठीक नहीं है, ना हो कोई मसला नहीं, लेकिन जिस शॉप से ख़रीदा गया ना, उस शॉप वाले को पास लाइसेंस है, सब कुछ है, वो फोरेंसिक में अगर जमा है तो ये एमटीज वहाँ विदाउट वेपन के, सिर्फ वहाँ जो 2 एमटीज जमा है उनके साथ मैच करके देखा जा सकता है कि वही वेपन यूज़ हुआ है या कोई और वेपन यूज़ हुआ है। ये विदाउट पिस्टल की रिकवरी के भी हो सकता है अगर वहाँ पर ये रिकॉर्ड मौजूद है। अब बात रहेगी वेपन की, तो एग्जामिन जो आप फरमा रही है ना, फोरेंसिक में होता ही है कि ये क्रॉस मैच होता है। अच्छा, आज वाक़या हुआ, आपको एमटीज मिल गए, 2 दिन बाद आपको पिस्टल मिल गया। अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ भेज देते हैं ना, मतलब आपने रखा हुआ है, चलो जब पिस्टल मिलेगा तो भेज दूंगा, तो उसमें एविडेंस बिल्कुल 50% ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो लिहाजा जिस वक्त एमटीज मिला आप उसी वक्त फोरेंसिक भेजना है, जिस वक्त वेपन मिला आप उसी वक्त वेपन फोरेंसिक भेजना है, ताकि वो दोनों की जो पीरियड है, टाइम बहुत मैटर टाइम मैटर करता है। तो वो जो हम क्राइम सीन पर देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की आना जाना जारी है, कॉर्डन ऑफ तो उसे बहुत बाद में किया गया है, इससे कितने शवाहिद खत्म हो सकते हैं, कितने लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपको कि ये जो रवाज है ना हमारे यहाँ के, हर बंदे ने उस क्राइम सीन पे पहुंचना है, जिसका वास्ता है या नहीं है उसी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसकी वजह से तो क्राइम सीन बिल्कुल यानी सत्यानाश हो जाता है। लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह अब जो टीम बनी है, मुझे तो बड़ा यकीन है इंशाल्लाह कि वो इन तमाम चीज़ों को बड़ी माइन्यूटली देखेंगे, और उम्मीद है कि ये किसी न किसी सिरे पहुंच जाएगी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम हर चीज़ का 24 घंटे में रिजल्ट मांग रहे हैं, ये मुमकिन नहीं होगा। अगर फोरेंसिक के लिए भेजना है तो फोरेंसिक का भी एक टाइम है, डिजिटल फोरेंसिक का उससे ज़्यादा टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें जब हों तो मैं समझता हूँ उस वक्त हमारे को पुलिस को आके ब्रीफ करना चाहिए। और इसमें एक इशू ये हुआ है कि जो कंट्रोवर्सी ज़्यादा क्रिएट हुई है ना, उसकी वजह यह थी कि 1 साइडेड सब चलता रहा, पुलिस का वर्जन आना चाहिए था। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ ना कुछ हमें मीडिया को या पब्लिक को बताना चाहिए कि भाई इन्वेस्टिगेशन की ये स्टेज है, बेशक सारी चीज़ें ना बताएं, तो उससे होता है कि कम से कम आपका वर्जन आने से ना लोग भी थोड़ा सेटिस्फाई होते हैं। जब हम खामोश रहेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आती है। सर। अच्छा, वैसे इंटरनेशनली एक क्राइम सीन की क्या एसओपी है, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? लेकिन पूरे जो दुनिया का प्रोटोकॉल है वही हमारा प्रोटोकॉल अच्छा। है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर जो क्राइम सीन होता है उसके साथ ही पूरा एक सेटअप खड़ा हो जाता है कि जिसमें उनकी एजेंसियाँ होती हैं, इदारे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन अफसर का इंस्पेक्टर होता है जो इन्वेस्टिगेशन करता है, FBI वगैरह होती है, फिर साथ में उनका प्रोसिक्यूशन वाले होते हैं जो उनको फॉरन वारंट इशू करते हैं। जो भी मतलब वहाँ के माहौल हमारे में फ़र्क है, लेकिन SOP यही है कि आप कॉर्डन ऑफ करेंगे, तमाम की फ़ोटोग्राफी करेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमारी जितनी एविडेंसेस हैं उनको बाकायदा लॉग बुक के हिसाब से यानी सीज करेंगे, जो भी आपको चाहिए, कोई रेलिवेंट हो ना रेलिवेंट हो। अच्छा, उसके बाद क्योंकि वो देखिए बात चीज़ों की रेलिवेंसी, उस अब कोई बंदा अगर मर्डर कर रहा है उसने अगर सिगरेट पिया और फेंक दिया तो आपने सिगरेट समझा कि बच्चा तो पीते ही नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि उससे आपको उसका DNA मिले।
इस तरह इस शहीद के बारे में कहा जा रहा है कि उनके कपड़ों से पसीने के जी मिले हैं कुछ सिम्टम्स, तो ये भी एक बहुत बड़ी एविडेंस है डीएनए की। मैं तो समझता हूँ कि इस शर्ट को मज़ीद भी चेक किया जाए या इसको मज़ीद उसमें डीए भेजा जाए तो पॉसिबल है कि इस पर किसी और चीज़ों के भी निशानात में देखें। अगर उनको पकड़ के मुज़ामत करके उनको शहीद किया गया या उनको जहर दिया गया तो ज़रूर हाथ और ये बॉडी यही पॉइंट मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। क्राइम सीन के हवाले से ये भी डिस्कशन हो रही थी, जिसे अपेरेंटली अभी क्राइम सीन कहा जा रहा है जहाँ से बॉडी मिली है, कि वहाँ पर जितना ब्लड होना चाहिए था फायर लगने के बाद वो नहीं है। फिर हमें ये बताया जा रहा है 12 घंटे उस लड़के पे तशद्दुद हुआ। फिर ये जिब्रान नासिर वकील कह रहा है कि उसे तेज़ाब पिलाया गया, और ये सारा आपको एविडेंस वहाँ से मिल सकते हैं, या आपको लगता है कि क्राइम कहीं पर एक्चुअली हुआ है और बॉडी फिर यहाँ पर देखिए इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम है। जिस तरह कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल वाला नज़र आ रहा है तो ये बच्चा नज़र क्यों हाँ, नहीं ये आ रहा? वालिद साहब कह रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने मर्डर किया है, अगर बाद में लेटर कुछ भी तस्वीर सामने आ सकती है तो वो इसी रास्ते से उसको बाइक लेके आए हों, वो उससे पैदल भी ला सकते हैं ना, वो कुछ और तरीका भी कर सकते हैं। जहाँ तक ब्लड की बात है तो उसके लिए ये बेहतर आपको वो ये जवाब दे सकेंगे जो इससे इन्वेस्टिगेशन कर रही है टीम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसमें मैं कोई ऐसी बात करूं। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन अगर ज़मीन कच्ची हो तो ज़ाहिर है बॉडी अगर एक तरफ पड़ी है, उमूमन क्या होता है कि जब आपको फायर लगता है तो ज़रूरी नहीं सारा ब्लड निकल जाए। आपकी बॉडी का जो हिस्सा नीचे की तरफ होगा उधर अगर आप देखें पूरा एक नील पड़ा होता है, वो बेसिकली क्या है, वो अंदर बॉडी के अंदर खून जो जम जाता है उसकी वजह से आपकी बॉडी की शक्ल चेंज हो जाती है नीचे से। अब जिस तरह इनके चेहरे के ऊपर एक छाला बना हुआ है बहुत बड़ा, बच्चे की जो शहीद हुआ है, वो एक सवालिया निशान है। फिर उनकी आंखें जो है ना, वो जिस नोयत की है ना, वो माइट भी कि मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं है इसका मेडिकल का, लेकिन वो बहुत दर्दनाक किस्म की हैं और उससे लगता है कि कुछ ना कुछ है। जहाँ तक बात है कि उनके कपड़ों से तेज़ाब मिला है, स्टमक से नहीं स्टमक की अभी तक शायद रिपोर्ट नहीं आई जहाँ तक मुझे मालूम है। अच्छा, कि बॉडी से कि वो जो कपड़े थे उन पर कोई तेज़ाब के निशानात थे, तो वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। लेकिन अगर उनके अंदर से, पेट से या मुंह से या कहीं से भी कोई ऐसा केमिकल या ऐसा कोई मवाद निकले तो उस पर फिर मज़ीद बताया जा रहा है कि मैदे से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ट्रेसेस मिले हैं। तो मेरे में तो होंगे, मतलब नेचुरली हमारे हम सबके होते हैं, बट तेज़ाब मिला है मैदे से भी और बाहर भी HCl था। देखिए इसकी डीपली इन्वेस्टिगेशन जो लोग कर रहे हैं ना, वो इसका जवाब दें ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि फिर मैं देख रहा हूँ इतनी डिबेट हो चुकी है कि अब कोई बात बची नहीं। 12 घंटे तशद्दुद बताया जा रहा है वो तो उस जगह पॉसिबल नहीं था, ये तो तय है। वो तशद्दुद कहीं और पे किया गया है, किसी और जगह रख के उसे किया गया तशद्दुद। लेकिन जिब्रान नासिर साहब जो कह रहे हैं कि 12 घंटे से उनके पास थे, तो वो मेरे ख्याल में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 24 आवर की जो रिपोर्ट आई है, वो 4 बज के समथिंग पे वो सुबह से जो गायब हुई है, गायब होने से लेकर उस दौरान तक जहाँ तक ये चीज़ पहुँची है, तो शायद उसको वो कैलकुलेट कर रहे हैं। देखें ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उनके सवालात हैं, उनका जवाब मिलना चाहिए और पुलिस इंशाल्लाह ज़रूर इसका जवाब देगी। जहाँ बेसिक गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं उसको जहाँ तक हो सका कवर करेंगे। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि जी कोई किसी को बचाया जा रहा है या किसी को छुपाया जा रहा है। हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा इशू है कि कोई भी केस हो तो उसके पीछे हम ये कहते हैं कि कोई ना कोई है इसके पीछे, कोई भी क्रिमिनल हो सकता है। पहले तो वो उस बच्चे को दफना दिया गया था ना, बाद में ही सारी डिटेल्स हमारे देखें ना, ये तो अच्छा हुआ कि मीडिया में हाईलाइट हुआ तो ये मर्डर बन गया, अदरवाइज तो खुदकशी सबने समझते हैं। उसकी खुदकशी की भी रीज़न थी, मैं आपको बताऊँ लोग क्यों, मतलब पुलिस का वो जो भी अफसर था उसका जितना माइंड था उसने उतने काम किया और पुलिस को डैमेज कर दिया। उसने देखा जी वो घर से निकला बच्चा, पिस्टल लेकर गया है और उसने जाके वहाँ से वो ये हो गया वाकया। उसने बाकी चीज़ों को असेस ही नहीं किया कि यार अगर वो पिस्टल भी लेके गया है वहाँ पर तो हो सकता है उसको किसी से मिलने जाने के लिए ख़तरा हो अपने लिए, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेके गया हो, उन्हीं के हाथ लग गया हो वो पिस्टल, उन्होंने इसको ये कर दिया हो। अब ये सारी चीज़ें अगर और मगर के दरमियान है। तो इन्वेस्टिगेशन जब डिजिटल फॉरेंसिक आ जाएगी, टोटल फॉरेंसिक हो जाएगी, क्राइम सीन के एविडेंसेस को एनालाइज हो जाएगा, पिस्टल की रिकवरी हो जाएगी और सस्पेक्ट जो उनको इंटरोगेट हो जाएगा, तो फिर किसी नतीजे पे आपके तजर्बे की रोशनी में ये केस अब आसान हो गया है हल करना या कॉम्प्लिकेटेड हो गया है? देखें केस तो मैं जहाँ तक समझ इतना ज़्यादा शुरू से ही इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, अगर हम थोड़ा सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी से इस काम को लेके चलते, होता क्या है कि नीचे की जो रिपोर्ट होती है ना, अब सीनियर अफसरान जो हैं वो तो नहीं जाते क्राइम सीन पे, उनको जिन चीज़ भेजा गया उन्होंने उसी को वही समझा। जब उनकी भी समझ में बात आ गई, जब उन्होंने भी नोट किया, तो इसी तरह जिस तरह डॉक्टर सुमैया साहबा ने आके अपने स्टाफ के साथ उनकी गलतियाँ बनाई, तो हमारे अफसरान ने भी गलतियाँ दिखाई। तो अब उनको रिकवर करने की हम समझते हैं कि कोशिश की जा रही है और काफ़ी हद तक हो जाएगी। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि ये केस ट्रेस होगा तो डिजिटल एविडेंसेस की बुनियाद पर होगा। यानी आपके ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट जो एविडेंस है इस वक्त डिजिटल एविडेंस है? डिजिटल एविडेंस पे होगा, क्योंकि आई विटनेस अभी तक किसी के सामने नहीं आया
और फिर ये जो तेज़ाब वाली बात है, ये सारी बातें ना, ये ज़्यादा इस केस को ज़्यादा खौफनाक बना देती हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच राजा उमर ख़त्ताब साहब, आपने बड़ा अपना इन डेप्थ एनालिसिस से हमें अवेयर किया। अफसोस दर अफसोस, और अब जब हम ये बातें कर रहे हैं तो हम ये सोच के दिल दहल रहा है कि एक दफ़ा कब्र कुशाई के बाद ये रिपोर्ट आई जिसमें इंकशाफात हुए हैं। पहले तो ये केस शट करके बस ये ख़त्म हो चुका था, इससे सुसाइड केस खुदकुशी, अब जैसे कि जो वालिद हैं वही कह रहे हैं, हमें तो पुलिस आके ये कह रही थी मान लें, आप मान लें कि आपके लड़के ने खुदकुशी की है, लेकिन ये कहते हैं ना बाप डट गया। वो एक प्रोग्राम में ये भी कहते नजर आए कि हमें तो गम मनाने का भी मौका नहीं मिला, हम इन सारे इश्यूज़ में इतना उलझे। सोचें उन पर क्या बीत रही होगी। और जैसे जैसे रोज़ ये इसके इंकशाफात होते हैं, हम इनके इंकशाफात के बाद हम कितना फील करते हैं कि कितना हर्ट हुए होंगे पेरेंट्स, और कितना जो फैमिली है वो सारे इशू से गुजर रही है। लेट्स होप कि अब इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होकर तमाम तरह हक़ाइक़ और मुल्ज़िमान हमारे सामने आए और उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए।